अस्सलाम नाज़रीन कराम। अब इलेक्शन बिल्कुल सर पर हैं जी। बस 2 ही हफ्ते रह गए हैं जी। आप कुछ आगे 2-4 दिन बढ़ा लीजिए, कुछ कह लीजिएगा। जलसे भी अब हो रहे हैं। आज बिलावल का लाहौर में जलसा था जिसमें एजाज हासन भी बोले हैं और कहा कि कौन कहता है मैं पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। और ये भी बताया कि सारे मशवरे उन्होंने दिए थे कि इसको नौजवानों की पार्टी बनाओ, बड़ी उम्र की पार्टी। लोग जो हैं वो बहुत सी बातें समझते नहीं है और उसकी क्यादत एक बड़ी उम्र की पार्टी की क्यादत आसिफ जरदारी करें, छोटी उम्र की क्यादत जो है बिलावल भुट्टो करते हैं। गोया ये मेरा ही मशवरा है, ये मैंने ही मशवरा दिया था और पीपल्स पार्टी तो मेरे खून में दौड़ती है। और शुरू में भी एक बात उन्होंने कही थी, उनके करीबी हल्के ये कहते थे कि अगर बिलावल पंजाब में आ जाए पार्टी की क्यादत करता हुआ तो शायद हम पंजाब में बेहतर नताइज पैदा कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि उसकी बुनियाद इस सूबे में पड़ी, इस शहर में पड़ी, लेकिन यहाँ वो अजनबी और बेगाना हो गई। वो खास तौर पर 13 से 18 के दरमियान जो उनका हुक्मरानी का दौर था आसिफ जरदारी साहब का, उसने लोगों को बहुत बदजन किया। बेनजीर की शहादत के बाद लोग जौक तर जौक पार्टी को वोट देने के लिए तो आए, लेकिन उसके बाद उनका ख्याल था कि शायद नजरअंदाज किया गया है अवाम को या पंजाब को या कुछ भी कह लीजिए, ये सूरत हाल थी। उधर मुस्लिम लीग का ये मामला है कि वो आराम से बैठे हुए हैं। आज इतवार का दिन है, आज उन्होंने कोई जलसा नहीं किया। वो बड़े सुकून से कहीं कहीं कुछ जलसे करते हैं, वो मीटिंगें भी करते हैं, कहते हैं ये हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 25-25 लोग थे, हमें वो उसके हल्के तय करने थे, हमारे पास जॉब दर जॉब जैसे कतार अंदर कतार लोग चले आ रहे हैं, हमें फैसला करना था कि किसको कहाँ जाना है, क्या काम करना है, क्या करना है। और पीटीआई का तो वही शोर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, हमें मैदान बराबर नहीं है। वो कहते हैं 9 मई का तो जिक्र ना करो, वो यही कहो कि हमारा आदमी मजलूम था और उस मजलूम आदमी को इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, वो जो इंसाफ के तकाते चाहते हैं वो सियासी चाहते हैं कि अगर उनको बल्ला नहीं मिला है तो इसका मतलब ये है कि सियासी फैसला है, तो इससे बहुत से लोगों को हक के वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया है। एक सियासी बात की जाती है ना जी। जब अगर बल्ले का निशान नहीं मिला है तो एक पार्टी को गोया कि पूरे वो मौके नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, मैं कहा करता हूँ ह्यूमन राइट्स के नाम पर इस मुल्क में बहुत ज्यादतियां हुई, ह्यूमन राइट्स के नाम पर और डेमोक्रेसी के नाम पर। दूसरे लोग कहते हैं भाई ये कानूनी मसला है, सियासी नहीं है। कानूनी बात यह है कि बताओ तुमने इंटरनल पार्टी के इंटरनल इलेक्शन कराए थे कि नहीं कराए थे। तुम ये बताओ तुमने 9 मई किया कि नहीं किया है। 9 मई की क्या कोई सजा है कि नहीं है। तुम्हें उसके लिए इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और अभी इतना अरसा हो गया 9 मई को गुजरे हुए, तुम्हें इंसाफ नहीं मिला तो ये नाइंसाफी नहीं है। उसको इंसाफ दे लो, फिर आ जाओ मुकाबले में आ जाओ, जैसी सूरत हाल बनती है उसका जो फैसला निकलता है। और लोग इतराज करते हैं इस पर, एस्टेब्लिशमेंट पर, कि ये आपने क्या किया है, इतना बड़ा वाकया हो गया है, मुल्क की सलामती को खतरा पैदा हो गया है और आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा इसमें कोई मौकफ नहीं है, जो मुख्तलिफ मौकफ बयान कर रहा हूँ। अब यह है कि इंतखाबात सर पर है। अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले एक मसला पैदा हुआ था कि ईरान के साथ हमारा कोई तनाज़ा पैदा हुआ था। हम शक पे पड़ गए थे कहीं ये इलेक्शन मुलतवी कराने की कोई एक साजिश तो नहीं है। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई। किसी ने कहा तो बिल्कुल सर्कस लग गया। एक दिन उन्होंने हमला किया, अगले दिन हमने हमला किया, तीसरे दिन हमने सुलह कर ली, चौथे दिन पर चला के रात की एक त्यारा, ईरानी त्यारा पाकिस्तान में भी आया है और वापस भी चला गया। क्यों चला गया, कौन था उसमें, कोई खबर आई नहीं, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। ये तय हो गया है हमारी हाईएस्ट बॉडी ने, नेशनल सिक्योरिटी का जो अदारा है, इसमें तीनों अफवाज के चीफ और चीफ ऑफ और चेयरमैन ऑफ मुसल्लह अफवाज का जो है वो भी होते हैं, वजीर आजम भी होते हैं, वजीर दफा, वजीर खारजा, वजीर इत्तला, सब लोग बड़े मौजूद होते हैं। उन्होंने फैसला किया कि हमें ईरान के साथ अपने मामला को ठीक करना चाहिए। ये सब बातें हो रही हैं और इसमें बिल्कुल अब भी इस वक्त इस लम्हे जाकर 15 दिन रह गए इंतखाब में, लोग जो है घूम गू तो जब्जुब की कैफियत में मुब्तला है। क्यों है, क्या वजह है, हर एक का एक नुक्ता नजर है, लेकिन उस नुक्ता नजर का जवाब भी है। आखिर क्या वजह है कि हम क्या जमहूर, कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे, फर्क नहीं पड़ता कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन ये बात तय है कि कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे। और कुछ लोग कहते इलेक्शन ना भी कराओ तो भी यही सूरत रहेगी, तो फिर इलेक्शन क्यों कराओ। वो कहते हैं इलेक्शन इसलिए कराओ कि एक मरहला तो तय हो, जमहूरी अमल की तरफ आगे तो बढ़े। हंगामा तो होगा, उसके बाद 2, 4, 6, 7 महीने रहेगा, लेकिन फिर हम सीधे रास्ते पर चल तो पड़ेंगे। हमारे बहुत से मसाइल हैं जिन्हें हमें हल करना है, इलाकाई हैं, बैन अवी हैं, मकामी हैं, खालिस कौमी मसाइल हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो करना है।
इकोनॉमी का मसला है, खालिस मकामी जिसे मैंने कहा है, इकोनॉमी का मसला है और दहशतगर्दी का मसला है, जो बिल्कुल इलाकाई भी बनता जा रहा है और बैन अवी भी बनता जा रहा है। खित्ते की सूरत हाल बदलती जा रही है। इसमें हमने क्या करना है, इस पर आज हम गौर करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आमर इलियास राना साहब, अक्सर हमारे शरीक रहते हैं। पीजे मीर साहब लंदन से हमारे साथ शामिल होंगे और इसार राना साहब बहुत तो उन तो तेज लहजे में गुफ्तगू करते हैं, और प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब भी हमारे साथ देंगे। कुछ देर के बाद वो भी शामिल हो जाएंगे हमारे साथ। आमर इलियास राना साहब, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। अच्छा जी, अब अक्सर बात करते हैं जी, रोज इस चैनल पर उस चैनल पर, जिस चैनल पर भी बात करें, हम ना करें कोई और करे, यही रोया जाता है। ये हम हैं किस मसले में, क्या क्यों तजब्जुब का शिकार क्यों है? देखें, सिंपल सी बात है सजाद साहब कि हम दायरे के सफर में हैं और हम उससे निकलना भी नहीं चाहते। हम गलतियां करते हैं और पुरानी गलतियां करते हैं और नई गलती करने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि नया काम करेंगे तो नई गलती करेंगे। और यहाँ पे 2/3 अक्सरियत वाले भी रहे, यहाँ सादा अक्सरियत भी रही और भानमती के कुनबे भी चलते रहे, लेकिन नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात वाला निकलता है कि सब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे होते हैं। किसी को इस्टेब्लिशमेंट रास्ता दिखा रही होती है, कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रास्ता लेने के लिए होता है। अब आप देखें, जो नेक्स्ट स्टॉप अडियाला में मतलब मुल्क के बड़े मकबूल लीडर हैं, इमरान खान साहब मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था एक हफ्ता का 18 महीने, और अगले क्योंकि बीच में त्योहार आ गया तो उन्होंने महीना बढ़ा दिया कि 19 महीने से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, जवाब नहीं देते। तो वो जाहिर है मेरे और आपसे तो बात नहीं कर रहे थे, वो नवाज शरीफ या जरदारी साहब से तो नहीं बात कर रहे थे, वो मौलाना फजलुर रहमान से बात नहीं कर रहे थे, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे थे। और एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज काजी फायजी साहब ने कहा स्टेट फौज से कहें। ये दुरुस्त बात है कि उन्हें सियासी जमातों से बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम नई गलतियां करने के लिए तैयार ही नहीं होते। खान साहब का वक्त था पहला, जब अदम एतमाद आई तो वो आर्मी चीफ के पास पहुंच गए अपनी टीम को लेके, पीएम हाउस में अपने वजीरों से कहा। मैंने वो खबर 30 मार्च को ब्रेक की थी एक्सप्रेस वे के, प्राइम मिनिस्टर ने एक रिक्वेस्ट की है आर्मी लीडरशिप को कि ये अदम एतमाद वापस ले लें, मैं असम्बली तोड़ दूंगा। फिर अगले दिन पूरी पीडीएम का इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ, डीजीआई सारे गए और उन्होंने ठोक बजा के इनकार किया कि हम तो अदम एतमाद लाएंगे। और खान साहब की तरफ से कुछ दिन के बाद ये आई कि वो मैंने नहीं की, मेरे वजीरों ने बात की थी, और कहाँ की थी? वजीर आजम हाउस में की थी। ठीक है, उस वक्त से लेके और अब तक, जब उनको मई के तीसरे हफ्ते में इंतखाबात की तारीख 2022 की बात कर रहा हूँ मिल रही थी, तो उन्होंने 25 मई की तड़ी लगा दी। वो तड़ियां लगाने की उनको आदत है पुरानी, ठीक है ना। तो वो तड़ी 25 मई को निकल गई। फिर 25 जुलाई को उनको डेट मिल रही थी 2023 में, तो उन्होंने जो अब कहा है कि ये कहते थे उमर अता बंदयाल की मौजूदगी में नहीं होगा, जबकि उस वक्त ये बात थी, मुतालबा था, सारे लोग रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि पहले असेंबली तोड़ो फिर मैं 25 जुलाई वाली डेट पे आऊंगा। जो उन्होंने कहा पहले आप मानेंगे फिर अगली बात, जाहिर है इसी तरफ जानी है। वो नई सियासी गुफ्तगू ये होती है कि उनकी टीम भी चाहती थी, उनके बड़े बड़े लीडर्स ये चाहते थे, जो वहां भी जाते थे गेट नंबर 4 पे भी, और सियासी पार्टियों से भी बात करते थे, और एंड पे ये कहते थे कि वो खान नहीं मान रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब लेटेस्ट उन्होंने फिर क्या किए, उन्होंने कौमी असम्बली से तो फौरन ही रिजाइन कर दिए थे, उसको भी उनके चाहने वालों ने कहा कि क्या बड़ी बात है। फिर वो 26 नवंबर को जब आर्मी चीफ की तकर्री रुकवाने पिंडी में तशरीफ लाए थे वजीराबाद वाकये के बाद, उस सिचुएशन में जहां वो जख्मी थे, वो नाकाम हुए, तो उन्होंने कहा मैं केपी और पंजाब असेंबली तोड़ूंगा। उन्होंने वो तोड़ दी। उनके लोग जिन्होंने तोड़ी, परवेज इलाही साहब वाजे तौर पे कह रहे थे कि फवाद चौधरी ने कराया काम, मैं इन्होंने बार बार मना कर रहा था। वो नतीजा सामने आया कि वो पॉलिटिकली बहुत बड़ी गलती थी। लोग कहते हैं ना इलेक्शन से बाइकाट, बेनजीर भुट्टो ने खुद माना, और वो आज तक पीपल्स पार्टी रिग्रेट करती है 1985 वाली कि हमने असेंबली क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा था, जिसपे आज पीटीआई के गौर साहब बार बार कहते हैं हम बाइकाट नहीं करेंगे। सियासी अमल में रहना और बहुत अच्छे तरीके से रहना ही असल सियासत है। ये खुद ब खुद अपने आप को कॉर्नर करते चले गए। 9 मई बहुत बड़ा वाकया हुआ जो आज तक फौज नहीं भुला पाई। ये मैं और आप जितनी मर्जी बहस कर लें, मकाफात अमल हम कहते हैं कि इनके साथ वही कुछ हो रहा है जो बल्ले में, वो बड़ी बात होती है कि जी आम इंतखाबात में बल्ला ले लिया। तो सेनेट भी फेडरेशन का इलेक्शन था जहां 11 रुकनी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का फैसला मौजूद था कि सियासी पार्टी खत्म नहीं की जा सकती, उससे कुछ नहीं किया जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट स्टैंप न करे। इन्होंने 3 रुकनी बेंच से साकिब निसार साहब ने, जो मरियम नवाज कहती है ईमानदारी फरमाई, सहूलतकारी की, वो नोटिफिकेशन आज भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद है कि नवाज शरीफ के जो सेनेटर के उम्मीदवार थे सारे के सारे आजाद हो गए, शेर से निकाल दिए गए। मैंने 13 नवंबर को ये बात कही कि मुझे लग रहा है
کہ جو کام انہوں نے کیا تھا یہ ان کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے. اگر یہ اتنے ہی عقل مند تھے تو ان کے جو وکلا تھے تو اپنی الیکشن کرا لیتے نا، پارٹی کا صحیح کرا لیتے، نہ پھنستے اسٹیبلشمنٹ کی چال میں. اگر اس کو چال ہی کہتے ہیں یہ، تو کس نے منع کیا تھا ان کو کہ بھئی 9 مئی کرو؟ کسی سب خود بخود کہتے رہے کہ جی میں، وہ خود کہتے تھے مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو کنٹونمنٹ میں ہم گھسیں گے. تو بھائی پھر گھس جائیے. پھر جن کے ہاں گھسے ہیں جواب بھی وہی دے رہے ہیں نا. اب آپ ان سے سیاسی جواب کی توقع نہ کریں. انہوں نے سیاسی اگر آپ کو جواب راستہ دیا نا، گولی نہیں ماری جواباً. پاک فوج کی، جو فوجی کی کسی کی بھی ٹریننگ گولی مارنے کی ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتا، وہ مذاکرات نہیں کرتا. انہوں نے بہت اچھا کام کیا، وہ چپ کر کے سہ گئے. لیکن اب نہیں وہ سہیں گے. جو وہ کہہ رہے ہیں نا 8 فروری کو ہم پروگرام پلان سی کریں گے، وہ سی کرتے رہ جائیں گے. پلان نہیں بن سکے گا اب ان کا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آپ کی بات سمجھ آ گئی. پی جے میر صاحب، آپ بیٹھے ہوئے لندن میں کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ آرام سے بیٹھ گئے ہیں، اطمینان سے بیٹھ گئے ہیں، ہمیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں. اسموک فری ہے، اور میں جہاں بھی جا رہا ہوں گالیاں سن رہا ہوں لوگوں کی. مجھے روک لیتے ہیں کہیں، یہ کنزنگٹن ہو یا نائٹ برج ہو، کوئی پاکستانی ملتا ہے وہ اپنی بڑاس میرے پہ نکالتا ہے. میں کہا بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، پاکستان جاؤ وہاں جا کے بات کرو. اب بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا اچھا انہوں نے اپنا ایک انالیسس دے دیا ہے. دیکھیں جب تک آپ کے حالات ہندوستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کے یہ جو مختلف آف شوٹس ہیں یہ چلتی رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو ساری کانسنٹریشن ہے وہ انڈیا کے کاؤنٹر کرنے پہ لگی ہوئی ہے. انڈیا ہر قسم کا پلوائے یوز کرتا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا، اکنامکلی اینڈ ادروائز پولیٹیکلی بھی انٹرنیشنل فرنٹیئرز کے اوپر. پھر اس کے ساتھ آج آپ دیکھو ہم ایران کی بات کرتے ہیں. ایران کیوں ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے اس کے اندر امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسرائیل کا ایک پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے، وہ تھیٹر ایران از دی اونلی کنٹری کے جو کہ اپنے بندے بھجوا سکتا ہے، اور وہ ریڈی ہے، اس نے اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ وہ بھجوا سکتا ہے. امریکہ اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کہ پاکستان اور ان کا ایک کانفلکٹ ہو جائے، اس کی کانسنٹریشن ادھر ہو جائے، پاکستان ریئیکٹ کرے. لیکن پاکستان نے ڈپلومیٹکلی، آپ نے بڑا اچھا کہا ہے کہ اس نے ڈپلومیٹکلی زبردست جواب دیا ہے کہ ہم بھائی ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہندوستان ہمیشہ وہاں، آپ نے اس کو یادو کو دیکھا، کلبھشن کو، انہوں نے اس ایریا کے اندر اس کو ایکٹیویٹ کیا، اور بھی ان کے سلیپر سیلز ہیں کہ یہ ایک ڈسکنٹینٹمنٹ پورے پاکستان میں پھیلاتے رہے. یہ ایک آخری سٹیپ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ایران اور پاکستان نے زبردست طریقے سے ان اے فینٹاسٹک وے اس کو ڈیفیوز کر دیا. اب بات آتی ہے یہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی، لیکن یہ اس لیے ہوں گی کیونکہ آپ کی ان فائٹنگ پولیٹیکل اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اور آج جو آپ نے سنا ہے اس کو بلاول کو کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ ہم ختم کر دیں گے نفرت ہے، یہ کہنے میں بڑی اچھی بات ہے، لیکن آج بولے نا، آج عمران کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ یہ بولے اگر تو سیاستدان ہے تو اگر نفرتیں ختم ہے تو بولیں جی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے. اور بھائی جہاں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ وہاں بولیں گے، جہاں انٹرسٹ نہیں ہے وہاں بولیں گے. آن دا کانٹرری آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ورکرز میرے ساتھ آ جائے. او بھائی آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ آپ کے اپنے ورکر چھوڑ کے چلے گئے، یہ پی ٹی آئی آپ کے پاس آئے گی. اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ یہ تقریر کی ہے تو پھر آپ کہیں کہ جی جو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کرو. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ کیا پورے پاکستان میں پی ٹی آئی نے کیا ہے؟ نو. جس نے کیا ہے اس کو پکڑو، اس کو مت چھوڑو، بالکل نہیں چھوڑنا اس کو. لیکن آپ پوری پارٹی کو تو آسٹرسائز نہیں کر سکتے. آپ کے حملے ہوتے ہیں ہائی سپریم کورٹ کے اوپر تو آپ کیا پوری پارٹی کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں؟ یا چند لوگ ہوتے ہیں. تو چند لوگ فیملیز کے اندر بھی کچھ گندے انڈے نکل آتے ہیں، دوستوں کے اندر بھی نکل آتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر بھی آ جاتے ہیں. تو کیا ساری فیملیز خراب ہوتی ہیں؟ اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ڈیموکریسی کے اندر آپ کو ٹالرنس دکھانی ہے. تو جب تک آپ اب آپ ٹالرنس کا نہیں دکھاؤ مطلب گے، ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس زبزب اور مخمسے کا شکار ہے. بالکل ہے جی، بالکل ہے، وداؤٹ اے ڈاؤٹ، دیر از نو کوسچن اباؤٹ چلیے اٹ. سارانہ ہم صاحب سے پوچھتے ہیں، ہمارے پاس آج 2 رانا ہیں. سارانہ صاحب سے پوچھتے ہیں، رانا صاحب کیا آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بات تو بڑے دلدل 2 سے میر بھی ہیں میر صاحب، 2 میر بھی ہیں. ہاں ہاں بالکل، بھی 2 ہے. ہاں، تو کیا کیا کہتے ہیں آپ رہنمائی کریں. دیکھیں عامر رانا نے تو بات ہی کلیئر کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ یہاں یہ جو لڑائی ہے یہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اس میں نواز شریف اور بلاول یہ شامل واجہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہے. اگر وہ چاہیں گے تو یہ الیکشن لڑ لیں گے، وہ چاہیں گے تو یہ
انہیں स्पेस मिल जाएगी। तो वो जो जुमला साड़ी गल हो गई वो बिल्कुल क्लियर समझ आती है कि ये जो शामिल वाजे हैं ये गल करके अब पहलवान और प्रधान बने फिर रहे हैं, असल लड़ाई तो किसी और जगह पे है। और ये बिल्कुल ठीक है कि वो तड़ियां लगाता है, ये पैरी पड़ जाते हैं, और वो बढ़ के मारता है, ये जनाब अली गोडे दबाने लगते हैं, घुटने पकड़ लेते हैं जाके, और वो जरा गर्दन अकड़ा के CCTV को देखता है, ये गाड़ी की डिग्गियों में बैठ के चले जाते हैं। तो फर्क तो दोनों चीजों में बिल्कुल क्लियर राणा साहब ने कर दिया। फिर तीसरी बात ये है कि अगर 9 मई किसी ने किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए, लेकिन उस सजा को 4-5 करोड़ लोग जो दुनिया की 7वीं बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ जुड़े हुए हैं, उनको नहीं मिलनी चाहिए। उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए कि उनकी क़यादत ने ये किया है, उन्होंने गलत क़यादत को चुना है, तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए कि उनसे वोट का हक छीन लिया जाए। ऐसे ही एक दलील दी जाती है। क्या कहेंगे आप? ये अमीर साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर एक घर का अब्बा गलत निकल आए तो जो बाकी बच्चे हैं उनको बाइज्जत रहने का कोई हक नहीं है, आप ये बताना चाह रहे हैं? तो चले इस बात को भी मान लेता हूँ कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो लोग इतने ही गलत हैं तो किस मुंह से मरियम कह रही है PTI के नौजवान हमारे साथ आ जाए, या बिलावल कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाए? अगर वो सारे गंदे अंडे ही हैं तो फिर आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं अपनी तरफ? और फिर उसके बाद ये कि अगर आप इस तरह के इंतखाबात करा रहे हैं जिसमें ये तय है कि एक जमात को इसलिए हिस्सा नहीं दिया जाएगा कि उस रियासत से टकराई, तो आपकी हैसियत क्या है? आप किस मुंह से खुद को कहेंगे कि हम मैंडेट लेके आए हुए अवाम का? और आप जो ये अभी कह रहे थे कि वो नून लीग जलसे नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर रही कि वो किस मुंह से जलसे करें? क्या कहेंगे जाके? उनके पास सिवाय 9 मई के पीछे छुपने के अलावा क्या चीज है जो वो कह सकते हैं वहां जाके? मरियम साहिबा 2 जलसे कर चुकी हैं, उनके पास सिवाय इमरान खान को चोलियां चुक के बदवाएं देने के अलावा क्या है उनके पास? किस चीज से वो कहें लोगों को कि हमें वोट दो? तो इस सारी सूरत हाल में मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ मीर साहब कि जिन्होंने 9 मई किया उन्हें सजा दें, लेकिन PTI के वो लोग जो रियासत के साथ खड़े हैं, आईने पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, इदारों से मोहब्बत करते हैं, उन्हें इस सियासी धारे में शामिल करें। कल लैया में जलसा था, उखाड़ के फेंक दिया, और बुरे वाला के अंदर आपने जलसा PTI वालों ने किया तो 63 लोग गिरफ्तार कर लिए। दूसरी जानिब जो है वो आप एक सियासी जमात को जिसके ऊपर मुकदमात थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी, उसको आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो अगर आप ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आयन, कानून, इंसाफ, अदालतें जो हैं वो सब एक जिसे कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई है, तो ठीक है फिर करते रहे, लेकिन इसका क्या निकलेगा आउटकम? 75 साल से हम जो एक चक्कर में घूमे जा रहे हैं। ठीक बात आपकी जी। जो ऊपर एक राणा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आपने जितनी बातें की, हमारे तीनों लोगों ने जितनी बातें की, उसका मतलब यही नजर आता है कि हम एक चक्कर में फंसे हुए हैं और हम तजब्जुब का शिकार है, मखमसे का शिकार है। दलील हमारी उधर भी है, दलील हमारी इधर भी है, और हर तरह की दलीलें जो हैं वो मंतक की कसौटी पर तो पूरी उतरती हैं, लेकिन अवाम की तवक्कुआत क्या है, अवाम क्या चाहते हैं, या अवाम चाहते जो भी हैं, अवाम का फायदा किसमें है, ये कोई नहीं जानता, कोई रास्ता नहीं दिखाता, कोई नहीं बताता कि आने वाले दिनों में लोगों की गुर्बत कैसे मिटेगी, उनकी अफलास कैसे मिटेगी, उनको बेरोजगारी से निजात कौन दिलाएगा, उनकी सेहत के मसाइल कौन तय करेगा, उनकी आज भी तो खबर आई है कि पाकिस्तान में पता नहीं 2 करोड़ कितने लोग जो हैं वो जो स्कूल जाने की एज में है वो स्कूलों से बाहर है। 1 करोड़ 11 लाख शायद पंजाब में है सिर्फ। जब इतनी बड़ी तादाद आपकी स्कूलों से बाहर है, और वो तादाद जिसको आप अपनी ताकत गिनते हैं नौजवानों को, तो बताइए रोने की बात है और किस चीज की बात है? वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आगे चलते हैं। जी आमिर रियाज सारा साहब, मैं आपसे ही बात करता हूँ। सवाल क्या मैं करूं? देखिए सारी सूरत तो और कंफ्यूज होती जा रही है, हम तो फंसते जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज ही आया है कि हम कहते थे कि नौजवान जो हैं सबसे ज्यादा इस कौम में, इस मुल्क में मौजूद हैं और वो हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर ये है कि वो तो तालीमी इदारों में नहीं जा रहे, उनमें स्टंटेड पैदा हो रहे हैं, उनमें वो लोग हैं जिनको बुनियादी तालीम नहीं दे रहे। यूनिवर्सिटियां खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में वो पैराफर्नेलिया नहीं है जिसकी हमें वहां जरूरत होती है। ये हम किस चक्कर में फंस गए हैं
किन चीजों को हम इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं और किन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे लोग भी। क्या कहेंगे आप? मीर साहब 21 और 22 की ये रिपोर्ट है और जो कल मुकम्मल आ जाएगी तो बहुत अच्छा तबसरा होगा। लेकिन आप देख लें 21 और 22 में जब हम पंजाब में भी डाउन जा रहे हैं तो वहां पे उस्मान बुजदार जैसे फाजिल PhD स्कॉलर जो इसार राना साहब की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से निकल के आए थे, क्योंकि ये तो बाकी तो गोडे पकड़ते हैं ना, वो ये मुक्के मारते हैं, ये तो बड़े बड़े सरदारों को लेके आए थे बिठाने के लिए, पंजाब की एजुकेशन का बट्टा बहा दिया। KP बेस्ट जा रहा था, उसका बट्टा बिठा दिया। सिंध और बलूचिस्तान में तो पहले ही नलायकी अपने उरूज पे थी, जहां से वो लीडर निकल के आ रहे हैं नौजवान, उन्होंने 15 साल की हुकूमत के ऊपर कोई बात नहीं की। लेकिन चूंकि ये चलन है हमारा कि मीडिया के ऊपर मौका मिलता है सबको, और सबका राइट है, जिसको नहीं मिल रहा उसने अपने लिए रास्ते खुद ढूंढे हैं, खोदे हैं। उसके लिए तो सारे सलूट आपको और हमें बकायदा दिखाए गए थे कि सारे लाइन में लग के सलूट मार रहे थे। फिर उन्होंने ही जवाबी जो है ना, वो कहते हैं जैसे थे वैसे वापस कर दिए कि जनाब आपने तो हमारे इदारे की तबाही कर दी, आपने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक अच्छा करना था। यहाँ जो मोहब्बतें हैं ना, 4-5 करोड़ गिन लें तो ये सारा पाकिस्तान एक ही जैसा है। हर लीडर के पीछे जो लोग हैं वो एक ही जैसे हैं, वो अपने लीडर के साथ रहते हैं। इशू ये है कि क्या लीडर ने अपने तौर पे कभी माफी मांगने की कोशिश की। वो जो तड़ी लगाने का मैंने लफ्ज किया था, वो तड़ी लगा रहा था इनको, लग गई उनको। और क्या था, कोशिश क्या है, मिन्नत तरला माफी किससे मांग रहे हैं? गेट नंबर 4 से। हुजूर वो बिल्कुल कोई बहादुरी नहीं दिखा रहे, वो वही माफी मांग रहे हैं जहां से जवाब नहीं आता। ये जो हमारे सदर मुमलिकत साहब हैं, ये टेलीफोन लेके क्यों आर्मी चीफ के पीछे फिरते थे कि इमरान खान से बात कर लें? उन्होंने कहा जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उन्हें चाहिए हुकूमत से बात कर लें। जनरल बाजवा ने भी जब बंद कमरों की मीटिंग हुई थी ऐवान सदर में, जिसमें वो कहते हैं मुझे ऑफर की थी कि रजीम चेंज के ऊपर बात ना करो, तुम्हें 2/3 देंगे, वहां मिन्नत कर रहे थे खुदा का वास्ता अपनी एक्सटेंशन ले लो किसी भी तरीके से, इलेक्शन मुझे दे दो। उसने कहा इलेक्शन की बात उस जाते हुए आर्मी चीफ ने भी कहा उन्हीं से करो जो शहबाज शरीफ बैठे हुए थे। और ये बात बिलावल भुट्टो के वालिद मोहतरम आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम होते हुए असेंबली में खड़े होकर कही कि खान साहब बात करनी है ना तो ये हमारे वजीर आजम बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लें। वो नहीं कर रहे थे, वो लाड प्यार में इतने बिगड़ गए क्योंकि उनको शुरू दिन से सिखाया ये गया था कि बस थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, बॉल मारनी है, इसके अलावा काम ही कोई नहीं आता था। ये गवर्नेंस पाकिस्तान के साथ करनी थी। यहाँ पे जो खिलवाड़ IMF के साथ बैठ के किया, पीजे मीर साहब ने जो इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट की बात की, उनको नहीं, कितना अच्छा मौका था कि सारे लोग उनके साथ थे, कोई बड़े फैसले कर लेते। वो तो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, कश्मीर दे के आ गए। मतलब ये था वो सालसी का प्रोग्राम जिसमें मोदी के लिए सारा कुछ किया गया और मलबा नवाज शरीफ पर डाल दिया। वॉल्यूम 10 क्यों नहीं खोल के दिखा दिया सबको कि क्या खुफिया रास्ते, वो सारी वो जवाब थे, वो जूते लगे हुए थे, जो खत लिखे गए थे JIT की तरफ से कि नवाज शरीफ का कुछ तो दो, और जवाब आता था नील। ये थे वो वॉल्यूम 10। यहां पे पाकिस्तान को इस तरह बुला के बिठा के, फनकारों को टेलीविजन दे के, उनको तजिया निगार बना के और भांड लगा के बिठाए गए कि किस तरह होता है। वो एक साहब थे, वो कभी कहते थे सेहत कार्ड बिल्कुल बकवास है, और वही कहते थे सेहत कार्ड सबसे अच्छा है। मतलब हमारे यहाँ इस तरह की फनकारियां जो है ना इतनी रही हैं कि हमें आपको इसी लेवल पे आके जवाब देना पड़ता है कि भाई आपके लिए नवाज शरीफ ने आज भी आके खुल के बात की। उसका तो शुरू दिन से है, उसने जब मोटरवे बनाई थी तब भी उसका विजन यही था। उसने पहले भी कोशिश की थी कि मोस्ट फेवरेट नेशन की बात उसने 2013 में भी आके की थी, फिर मना किया गया कि नहीं करना ये काम, और सारी चीजें रिवर्स हुई। आपको अल्टीमेटली अपने खित्ते में बकाए बामी के असूल पे रहना है। आपका दोस्त चाइना है जो आपको बार बार समझाता है कि अपने असूल पे रहो, कि हमारा ये तनाजा है, जो वो इंडिया को जूते नहीं मारता चाइना रोजाना, तिजारत नहीं बंद की। ये हमारे यहाँ क्या उल्टे काम होते हैं, हमें भी सबक सीखना चाहिए। यूरोप ने कैसे तरक्की किया है, जहां जिस सुकून में बैठे हुए वहां पे लंदन में, उन लोगों ने कैसे कैसे अपने तनाजे खत्म किए हैं। हमें किसी दुनिया से तो सबक सीखना होगा ना। कब तक हम यरगमाल रहेंगे इन जज्बाती सोचों के नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें बिल्कुल अमली सतह पे आके बात करनी होगी कि हमारे लोग माशी तौर पर अपलिफ्ट किस तरह हो सकते हैं और हम रास्ता कैसे ले सकते हैं। जी पीजे मीर साहब क्या कहेंगे? ये तो बहुत तफसीली गुफ्तगू कर दी उन्होंने, रियाज राणा साहब ने, और एक कंसिस्टेंट सी बात की है उन्होंने। देखें जी, ये राणा साहब ने एक जो बात की है ना सेहत कार्ड की, ये सेहत कार्ड ओरिजिनली नवाज शरीफ ने शुरू किया था। इम्प्लीमेंटेशन और उसकी रिकग्निशन PTI के अंदर आई थी, तो आप वो क्रेडिट उसे मत लें जिसने किया पहले शुरू में। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम पीपल्स पार्टी लिए जा रही है, हालांकि वो तो खुश हो कि नवाज शरीफ ने उसका नाम यही रहने दिया और यही रखा। और अगर इस तरह देखा जाए तो इस लिहाज से, लेकिन पार्टियों ने जो काम किया है उनकी कारकर्दगियां तो लोगों के सामने है। फिर पता नहीं लोग कारकर्दगी देख नहीं रहे, कुछ और देख रहे हैं।
मीर साहब वो नहीं देखेंगे, क्योंकि एक तो याद रखें, देखें दो चीजें होती, एक होता है पॉलिटिशियन और एक होता है लीडर। ये आप ये पार्टीज के अंदर आप कहते हैं वो लीडर आगे, दे आर नॉट लीडर्स, दे आर पॉलिटिशियंस। ये पॉलिटिशियन होता है, लीडर जो होता है उसके विजन बहुत बड़ा होता है, आप बड़ी सोच रखते हो। पॉलिटिशियन का काम है इधर गंद करे उधर गंद करे, आपको गोलियां खिलाए 25 मिलीग्राम की 50 मिलीग्राम की और अपना काम चलाता रहे। तो बेसिकली हमारा एक डिफरेंशिएशन है, एक आम आदमी को पॉलिटिशियन को आप लीडर कह देते हो लीडर है, हाउ कैन दैट बी अ लीडर? कल गंडेरियां बेच के आज लीडर बन जाते हैं यार, वो खुदा का नाम ले आप। एक दूसरी चीज ये है कि राणा साहब ने जो अभी बात की है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आपस में कभी ठीक नहीं होंगी। आज ये लॉलीपॉप आपको मिल रहा है, हम ये करेंगे फलाना करेंगे, वो कह रहे हैं 300 क्या वॉट वो बिजली आपको दे देगा, यूनिट्स एंड ऑल दैट, ये कहाँ से पूरा करेंगे मुझे बता दे। ये लॉलीपॉप नहीं है तो और क्या है, मुझे बता दे क्या है। गरीब आदमी तो एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर अपना आपका पाकिस्तान में वोट दे देता है। तो द क्वेश्चन हियर राइजेस, आपने मिलजुल के एक ऐसा कंसेंसस आप तैयार अभी भी कर सकते हो कि भाई जो इलेक्ट होके आएगा हम मिल के चलेंगे। ये मिल के नहीं चलेंगे। अभी मेरे ख्याल किसी ने कहा था कि 7 महीने, ये 2 महीने नहीं चला सकेंगे कोई। इकोनॉमिक यू टर्न जो है इस वक्त आपके अब वो शिकंजे आपके गरीब के गले में पड़ गया हुआ है, ये इकोनॉमिक की जो डिप्रेशन है, इसको आप क्या 2 महीने के अंदर कर दोगे? लोग तो कहते हैं हमारे कल करो, आप 10 रुपए पेट्रोल बढ़ाते हो, लोग बाहर निकल आते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि क्या हम एक दूसरे के बैठ के, हमारे में इतनी टॉलरेंस है, आज की तकरीर में तो मुझे टॉलरेंस नजर आई है, क्या ये इम्प्लीमेंट होगी? नहीं होगी। जो मैं पहले भी कह रहा हूं, जो भी बंदा होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज जब कोई फंसती है ये सब गैंग अप हो जाते हैं। अच्छा खुद फंसते हैं तो कहते हैं देखो ये अमरीत के साथ खड़े में। द क्वेश्चन इज कि अगर आप जमहूरियत चाहते हैं तो यू हैव टू सेव द प्लेटफॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। खड़े हो जाओ ना, क्यों नहीं खड़े होते हो? आप कभी जज की क्लास लेने शुरू कर देते हैं, कभी फौज की क्लास लेनी शुरू कर देते हैं, क्यों? आपका मकसद, आपका मकासद ठीक होते हैं। इसरार ने बड़ी अच्छी बात की है, और तुम कहते हो ये सारे दहशतगर्द हैं, तो भाई अगर दहशतगर्द है तो फिर इनके वोट क्यों तुम ले रहे हो? फिर तुम्हारे और बाकियों में क्या फर्क है? सो व्हाट इट टेल्स यू कि ये सब पॉलिटिकल गिमिक्री होती है। लोग अब नॉन सीरियस इनको सीरियसली नहीं लेते हैं। रीगल के चौक के पर पेट भी फट जाते हैं और उसके बाद वो सिल भी जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि ये सब पॉलिटिकल गिमिक्री है, इसको छोड़ दो, कंसेंसस बनाओ, पाकिस्तान को कैसे आगे लेके चलोगे? जी ये सारा पॉलिटिकल गिमिक्री है या सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे जाना है पाकिस्तान को? ये कौन सोचेगा? आप सोचेंगे? देखें बात ये कि ये आगे कैसे जाना है ये उन्होंने सोचना है, जो पाकिस्तान को पीछे ले जा सकते हैं और लेके गए हैं। मैं तो एक बात मुझे नहीं समझ आती, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो मीडिया के कुछ फनकार हैं उन्होंने वो चीजों को आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन फनकार हो तो बड़ी बात होती है, फनकार जेन्युइन होता है, फनकार नहीं होना चाहिए जिसके पास सिर्फ फनकार हो और उसके पीछे कोई असल जज्बात ना हो। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जिन्होंने 9 मई किया और उन्हें उस पर माजरत करनी चाहिए, लेकिन जब वो माजरत करने के मूड में आते हैं बात करने के तो कहते हैं देखो जी डर गया, पैरी पै गया। तो मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हम क्या कह रहे हैं एक्चुअली, और मुझे ऐसा लगता है कि हम चाह ये माजरत से काम चल जाएगा या उसकी सजा मिलनी चाहिए उन्हें? वो सर मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि अभी भी जो लोग इदारों के ऊपर कीचड़ उछाले, मिसाल के तौर पे पिछले जलसे के अंदर भी मरियम साहिबा ने जजेस के ऊपर बहुत कुछ कहा। देखे ना, पाकिस्तान में हम जब इदारों की बात करते हैं तो इदारे तो सारे ही तकरीम के काबिल है ना। अगर आप एक खातून कहती है कि जी मैं देखूंगी एजाजुल हसन तुम कैसे चीफ जस्टिस बनते हो, और वो फिर उसे इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया जाता है, या नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 5 जजों ने मुझे निकाला, दूसरी तरफ जीआईटी बनी होती है कि जजों पे जो कीचड़ उछाल रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, उनके खिलाफ तफ्तीश होगी। तो जो शख्स इतने बड़े मजमे में ये सारा इल्जाम लगा रहा होता तो उससे भी तफ्तीश होनी चाहिए ना, उससे भी पूछना चाहिए। 9 मई वालों से बिल्कुल पूछना चाहिए। लेकिन जो लोग जलसों में अवाम में खड़े होके सिटिंग जजेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, या जो भी जज हैं उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, और जीआईटी भी बनी हुई है तफ्तीश के लिए, तो उनको उस तरफ भी मुंह करना चाहिए ना, ताकि इंसाफ का पलड़ा नजर आए कि हाँ
हम इदारों की इज्जत में सीरियस हैं। हम इदारों की इज्जत के नाम पर सिर्फ एक पार्टी को कुचलने के मूड में नहीं है। और ये अगर यही चलता रहेगा और हर सियासतदान अपनी बारी पे मंजूर नजर होके झूले पे बैठ के गए पाई पाई जोर दी तो पाई पाई जोर दी करता रहेगा। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? उसने इतनी बड़ी ब्लंडर किया आईएमएफ के साथ इमरान खान ने और पाकिस्तान को तबाह कर दिया। उसे सीखना चाहिए था। जो 11 दफा आईएमएफ के पास गए, जो 4 दफा आईएमएफ के पास गए, उन्होंने इकोनॉमी का इतना बेड़ा गर्क किया कि हमें इतनी दफा आईएमएफ के पास जाना पड़ा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो लोग बिल्कुल बुजदार जैसे मुर्दारों ने पाकिस्तान का और पीटीआई का बेड़ा गर्क किया, लेकिन इसहाक डारों ने भी तो जो कुछ किया इस इकोनॉमी के साथ वो ढका छुपा नहीं है ना। 17 माह के अंदर वो तो बेड़ा गर्क करके चला गया। इन्होंने महा बेड़ा गर्क किया इसहाक डार जैसे लोगों ने, और आज फिर वो कहते हैं कि हम इकोनॉमी को ठीक कर देंगे। तो भाई अगर हम 24 करोड़ मीर इतने सादा हैं, आपको नहीं कह रहा मीर साहब, वैसे मैं मीर दूसरे वाले को कह रहा हूँ, तो और वो उसी तार के लोंडे से दवाइयां लेते रहेंगे तो फिर हमारा हाल यही होगा जो हम डायलिसिस के ऊपर इस समय मौजूद है। ठीक बात जी। नाज़रीन किराम, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे क्या बढ़ाना जी, दायरे में घूम रही है, चलिए एक चक्कर और लगा लेते हैं। दो एक चक्कर के बाद शायद हमें कुछ बात समझ आ जाए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, मैंने जैसे कहा कि इसी पर चक्कर लगाते हैं क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता नहीं है। बढ़ना हमें आगे है। देखिए, तारीख के दो असूल हुआ करते हैं, एक तो लीनियर लाइन में, एक सीधी लाइन में आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का असूलों में जो तारीख लिखी जाती है वो ये है कि हमेशा तारीख आगे बढ़ती है तो सीधी लाइन में बढ़ती है। एक स्पाइरल यूं दायरों को चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ती है। क्या हम दायरों को चक्कर लगाते हुए आगे बढ़े या वहीं खड़े एक दायरे में घूम रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। क्यों आमिर इलियास राणा साहब, अब कुछ नजर आता है? कुछ आगे की तरफ सिरक भी रहे हैं या वहीं चक्कर लगाए जा रहे हैं हम? आप दायरे से सीढ़ी पे चले गए तो सीढ़ी पे 99 में भी सांप मुंह खोले होता है और हम फिर धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो लूडो तो सबने खेली है और सबको पता है कि वहां क्या हो रहा है। तो हमने अगर सीखना ही कुछ नहीं है तो ठीक है, बस हम प्रोग्राम करें, बहस करें। असल इशू ये है कि सब को बिठाना पड़ेगा। अब मैं अगर उस पर बात करता हूँ, 2014 के धरने से पहले नवाज शरीफ को पता था कौन धरने ला रहा है। वो बन्नी गाला गए, इमरान खान से मिले। पॉलिटिकल आदमी का काम क्या है कि वो रास्ता बनाता है, बंद नहीं करता। वो गए, उन्होंने कोशिश की कि खान साहब को समझ आ जाए। खान साहब को समझ नहीं आई। उनको तो अंपायर की उंगली का इंतजार था। उन्हें तो कहा गया था 14 अगस्त को आप चलेंगे और बस फिर 6 दिन के अंदर हुकूमत चली जाएगी। वो 14 अगस्त को जब लाहौर से निकले तो 1800-1900 लोग थे। वो जिस बंदे ने वो हाजी वो अंसारी साहब से वो इलेक्शन हारे, उन्होंने को 20,000 बंदे की रोटी की हुई थी गुजरांवाला में, और वहां 1800-1900 नहीं थे। और वो रात को खान साहब जो कुछ जुबान में अपनी कहते हैं वो कह रहे थे कि लोग कहाँ गए। और कादरी साहब सर बेपना लोग थे। इसीलिए जब थोड़े लोग थे तो आपको पता है गुजरांवाला में पत्थर पड़ गए थे। बड़े मजमे पे कोई जरूरत नहीं करता चंद दर्जन लोग जाके लगाएं वो धरना। फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड किया। फिर उसकी एक्सटेंशन ये थी कि वो 30 तारीख को एक इनकलाब लाना था, वजीर आजम को घसीट के लाना था। वो 2 एएसपी थे इस्लामाबाद के जो उस प्लान का हिस्सा नहीं थे, जिन्होंने आंसू गैस के वो जो शेल थे वो चला दिए अपने कंधे पे रख के, और वो सारा मजमा भाग गया। क्योंकि उन्हें तो वो कहानी वो थी उस वक्त इस तरह थी जिस तरह हमें किताब में पढ़ाया गया कि जी वो हम लाहौर जिम खाने में इंडियन जाके नाश्ता करेंगे वहां पे 65 की जंग में, ठीक है ना। तो यहाँ ये था कि बस पीएम हाउस आपके पास है, शेरवानियां सिल रही थी और खाने और पकाने पता नहीं क्या क्या तैयारियां थी, वो सारी की सारी वो जिसको कहते हैं ना बढ़ गई, वो रह गई। आपने फिर भी रास्ता नहीं लिया। फिर जो लोग लाए थे फिर आपको, मैं पीछे चूंकि माजी में चला गया मिसाल देने के लिए गया कि सियासतदान वो होता है जब वो हुआ पेशावर में सानिया, नवाज शरीफ ने सबको बुलाया, फिर बिठाया। उन्होंने उस धरने के बीच में पूरी पार्लियामेंट को अपने साथ इकट्ठा कर लिया। सियासतदान यही होता है कि जी अगर मुश्किल है तो सबके साथ मिलाओ। खान साहब को क्यों नहीं ये बात समझ आती? उनके एडवाइजर कौन है? क्योंकि उनके जो एडवाइजर थे वो कहते थे ये खुद ही फैसले करते हैं। जब कैबिनेट में थे तो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ उनको कैसे ख्याल आ गया, एकदम कुर्सी घुमा के कहा यार इसका तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। अगलों ने उल्टा के दिखा दिया सब कुछ। कोई चीज छुपी रह गई, इनके अपने कैबिनेट मेंबर फटाफट वहां भाग गए कि ओहो, आपको पता है ना इनके तो लोग उनको खत लिख रहे थे कि हमारे हल्के में पैसे लगाएं, खर्च करें पैसे। वजीर लिखता है अपने लेटर पे। ये इतने बड़े बड़े विजनरी हमने ढूंढ के लाए थे कि ये जो है ना नाभगे पाकिस्तान को ठीक करेंगे।
یہ نہیں ہوا کرتا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہوں آپ ان کے جہاز بھی لیں اور ان کو گالیاں بھی بیٹھ کے دیں. یہ کہانیاں نہیں ہے کہ ایران میں آپ جائیں اور ایران میں جا کے یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے نا آپ کے خلاف دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا تھا. یہ تھے ہمارے وزیر اعظم. یہاں یہ ملک اس طرح چلا. اب بھی خدا کا واسطہ ہے کہ کوئی صورت اب مجھے نہیں نظر آ رہی کہ آپ الیکشن سے پہلے کوئی صورت بنا لیں گے. الیکشن کے بعد پھر ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے. جنہوں نے کیا ہے 9 مئی ان کے ساتھ یہ جو پریس کانفرنس والا ہے میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. یا تو وہ لیڈر اور وہ سب مانگے معافی سب کے سامنے کہ ہاں ہم نے یہ کیا. یہ نہ کہیں کہ جی معذرت ہے نہ فلانا. بالکل بتائیں. پھر اس کے بعد ایک نئی شروعات. مافیاں ہوتی ہیں جب آپ جرم تسلیم کرتے ہیں اس کے بعد معافی مانگتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے نرخرے پہ انگوٹھا رکھا ہوا ہے اور آپ مجھے معاف کر دو. مطلب یہ کون سی معافی ہوئی کہ پاکستان کو آپ تباہ کرنے کے لیے چل رہے ہیں اور آپ کے حمایتی آگے کہیں کہ نہیں 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 راستہ دیں جمہوریت دیں بڑی فالوئنگ ہے. بھائی فالوئنگ آپ کو انصاف کے ساتھ بھی چاہیے. آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ پہ اب چڑھائی کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ قاضی فائزہ نے آ کے نا تو وہ بھائی قانون سب لوگوں نے اب تو 4-4 منٹ کی ویڈیو ڈال دی ہیں کہ جی آپ کے دلائل کیا تھے اور سوال کیا تھے. جواب تو تھے ہی نہیں کیونکہ آپ پولیٹیکل کیس لے کے گئے تھے. آپ اپنے قانونی اور اس پہ نہیں لے کے گئے. آپ کیوں نہیں پراپر اپنی تیاریاں کرتے ہر جگہ پہ لڑنے کے لیے. اب الیکشن کے لیے آپ کے پاس آزاد لوگ ہیں. آپ اور ہم سب. میں تو اس بات کا دائی ہوں جس جماعت کا یا آزاد جو لڑ رہا ہے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ووٹر کو لے جائے. اس کے علاوہ آپ کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے نون ہے وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں وہ جے یو آئی ہے جماعت اسلامی ہے پی کے میپ ہے وہ مینگل ہے جو بھی پارٹی ہے وہ فضل الرحمان صاحب ہیں وہ شیر پال صاحب ہیں. آپ کراچی میں ایم کو گن لیں جی ڈی اے کو گن لیں کسی کو نہ چھوڑیں. سب اپنے اپنے الیکشن کی تیاریاں کریں اور اس کے بعد آپ کو بیٹھنا تو پڑے گا کیونکہ دنیا آپ کا تماشا دیکھ رہی ہے بیٹھنا اور پڑے وہ گا. چاہ یہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بات کریں. پی جے میر صاحب یہ کہتے ہیں بیٹھنا تو پڑے گا لیکن الیکشن سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر الیکشن کا مرحلہ کیسے طے ہوگا اور کیا ہم بیٹھ پائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں جی یہ نہیں بیٹھیں گے بالکل نہیں بیٹھیں گے. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ الیکشن گیمکری چل رہی ہے جو کہ آپ 650 سے دیکھ رہے ہیں آپ. یہ چلتی رہے گی. ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس 8 فروری سے پہلے اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹنگ بند کر دیں گے. الیکشن کے بعد جو بیٹھیں گے اور پھر آپ بیٹھیں گے تو اس کے بعد پھر یہ گن شروع ہو جائے گا. یہ اگری ٹو ڈس اگری پھر ہو جائیں گے. یہ آپ نوٹ کر لیں یہ الفاظ. یہ آپ نے چلانے ہیں 10-12 فروری کو. یہ پھر اس طرح ہی ہوگا. دھاندلی ہوگی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اینڈ آل دیٹ. یہ ہمیشہ چلے گا. اور اب کیونکہ آپ نے ایک پارٹی کو بالکل آؤٹ کر دیا ہے تو یو ریئلی تھنک ایمانداری سے بتائیں از دس ڈیموکریسی؟ نو دس از ناٹ ڈیموکریسی. تو یہی لوگ بعد میں آپ دیکھیں گے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے پھر ان کی حمایت میں شروع ہو جائیں گے. جس طرح آپ ان کے ووٹر کو اب لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب انہوں نے آنا ہے کوریڈورز آف پاور کے اندر. تو دا کوشچن ہے راجی ابھی بھی بیٹھ جاؤ کنسنسس پہ آ جاؤ کہ جو بھی ہو جیسا بھی ریزلٹ ہو ہم ایک ہیں اور چلیں گے اور ہم آپ کو ٹائم دیں گے. آپ کے پاس آپ کو ہم وہ کہتے ہیں نا اننیسیسری تنقید نہیں کریں گے. تو یہ اگر آپ ایک بنا دیں اپنا ایک پلیٹ فارم تو میرا ہوپ ہے. ورنہ ٹائم ویسٹیج آف ٹیلی ویژن, ٹائم ویسٹیج آف دی انٹائر میڈیا اینڈ آف کورس ٹائم ویسٹیج آف دا پیپل آف پاکستان. ہم نے ان لوگوں کو ریکور کرنا ہے. ریکور کیسے کریں گے؟ آپ جب تک آپ ایک دوسرے پر ٹالرنس نہیں دکھائیں گے جو کہ تھوڑی سی جھلکی آج فیصلہ آباد میں ادھر این اے کے اندر جو اس نے بلاول نے آج دکھائی ہے. تو آج اگر یہ ایمانداری سے ہے تو وی ہیو ہوپ. ٹھیک بات جی. اب ساری باتیں سننے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ آپ بات تو سب لوگ اپنی اپنی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی باتوں کو سن کر اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ بھی کرتے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے. ڈیموکریسی میں یہی ہوا کرتا ہے کہ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ قائم رہنا لیکن ایک دوسرے کی باتیں سن کے اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرنا. یہ سارے ہم کر رہے ہیں. کیا لگا ہے آپ کو؟ کیا ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستانی سیاست کے نا 3 کردار ہیں. نواز شریف, زرداری اور عمران خان. عمران خان تو ایک غلط آدمی ہے لیکن یہ 2 بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو قوم کو امید ہو گئی تھی کہ اب سیاست آگے بڑھے گی فہم و تفہیم سے. لیکن بدقسمتی سے زرداری صاحب نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کون سی حدیث ہے جس پہ عمل ہونا ضروری ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف عدالت میں پیش ہو گئے اور اس کو وہاں سے ہٹوا دیا. تو اس سے ان کے اصل چہرے تو آپ کے سامنے آ گئے کہ یہ کتنے چارٹرز کو مان سکتے ہیں جو یہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں. دوسری بات یہ کہ ہمیں سب کو پاکستان سے کمیٹڈ ہونا پڑے گا.
اور اس سے وفاداری کے جملے نہیں کہنے، عملی طور پہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں تو آپ ڈان لیکس کروا کے اداروں کے اوپر دشنام ترازی شروع کر دیں کہ ریاست کے تو اندر ریاست ہے، یا زرداری صاحب بمبئی اٹیک کے بعد کہیں کہ ہم اپنا DGI بھیج دیں گے، یا امریکہ کو خط لکھیں خفیہ کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ منجی تھلے ڈانگ سب کو پھیرنی پڑے گی، اور یہ جو منافقت زدہ چہرے ہیں ان سے باہر نکل کر اگر واقعی یہ سنجیدہ ہے تو اب انہیں چاہیے کہ یہ ذرا ایک اپنے اس سے باہر نکلے۔ بلاول چونکہ ابھی بچہ ہے، اس کے والد صاحب بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، سیکھ رہا ہے، انٹرنشپ پہ ہے، اور اس انٹرنشپ کا نتیجہ نظر آ گیا کہ ہم افغانستان بھی ہم سے ناراض ہے، ایران سے بھی ناراض ہو گیا، چین بھی ناراض ہے، انڈیا ویسے ہی ناراض رہتا ہے، تو وہ انٹرنشپ کا نتیجہ ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ بلاول نے پارلیمنٹ میں کہا تھا نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے کہ میرے اور مریم کے لیے اب رستے سیدھے کریں، کیونکہ یہ ملک ظاہر ہے ان کا ہے، اس کے بعد آصفہ کی باری ہوگی، ادھر سے جنید صفدر کی باری ہوگی، تو یہ ملک ان کا ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کو بھاڑ میں بھیجیں، ہمارے بچے بھوکے مر جاتے ہیں، ان کو فیوچر ان کا کوئی نہیں، تعلیم ہونے کے بعد نوکری ان کی کوئی نہیں، ہسپتالوں میں ہمارے لیے دوائی کوئی نہیں، تھانوں میں ہمارے لیے عزت کوئی نہیں، عدالتوں کے اندر انصاف کوئی نہیں، لیکن ان دونوں کے لیے تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ ملک ظاہر ہے ان کے لیے بنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو ان کی بہتری کے لیے آپ اکانومی کو بہتر کرتے ہیں، پاکستان کو العزیزیہ جیسے اور حدیبیہ جیسے اور ایون فیلڈ اور سرے محل جیسے تحفے مل جاتے ہیں، ہماری اکانومی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو چلے اس اکانومی کی خاطر ہی وہ تھوڑا سا ایسا کر لے کہ ایسا لگے کہ جیسے واقعی جمہوریت ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں واقعی وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تو اچھا ہے اگر اس طرح کا ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب ضرورت ہے ایک اور نئے فراڈ کی، فراڈ کہہ رہا ہوں چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی، تو ہمیں مل کے اس پہ ذرا سوچ لینا چاہیے تاکہ ذرا منورنجن سب کا چلتا رہے۔ غریب لوگ ہیں، لندن سے آتے ہیں یہاں پہ کمانے کے لیے، تو ان کا کاروبار وغیرہ میرا خیال ہے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی ماحول ایسا بنے جیسے کہ بھئی واقعی پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی ٹائپ چیز موجود ہے۔ ٹھیک جناب، بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے کی جی۔ اب ہم آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری سیگمنٹ میں جا کے میں صرف سب ایک ہی سوال پوچھوں گا کہ بھئی یہ سب کچھ تو آپ نے تجزیے کر لیے، سب باتیں کر لی، اب اتنا بتا دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اسلام میں کیا کرنا چاہیے، اور آپ کو کیا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خلاصہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، باٹم لائن کیا ہے، یہ میں اپنے آخری سیگمنٹ میں آپ سے پوچھوں گا۔ اور بات تو اگر چکر میں گھومنا تو ایک بار اور گھوم کے دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی رستہ نکل آئے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے۔ آپ ثانیہ صاحب کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بہت مختصر باٹم لائن، وقت بہت کم ہے۔ دیکھیں جی، پی جے میر صاحب کی رائے کا بڑا احترام کہ پہلے بیٹھتے ہیں، پہلے نہیں بیٹھ سکتے، اصول ہی نہیں ہے ہی نہیں، بات کون بٹھائے گا؟ سب تو متنازع ہیں، سب پر اعتراضات ہیں، تو آنے والی پارلیمنٹ ہی کوئی بات چیت کرے گی، راستہ بنے گا، اب تو نہیں بنتا، ایک تو بات یہ کلیئر ہے۔ ہاں، فضا کیسی ہوگی الیکشن والے دن اور اس کے بعد کے نتائج پہ ہفتے 10 دن میں وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ ایک مہینہ تو پارلیمنٹ کو قانون دیتا ہے کہ جب تک وہ الیکشن کے رزلٹ ہو اور اس کے بعد وزیر اعظم بنے، وزرائے اعلیٰ بنے، اسپیکر بنے، سب کچھ بنے، اس کے بعد ہونا ہے۔ اب آپ بہت آگے جا چکے ہیں، اب کوئی انقلاب آئے گا، پھر وہ کوئی بات کرے گا تو انقلاب بات نہیں کیا کرتا، وہ صرف ڈنڈا دیا کرتا ہے۔ الیکشن کے بعد ہی بیٹھیں گے، پی جے میر صاحب یہ کہتے ہیں جی پہلے مشکل ہے۔ جی یہ بالکل ہاں، there's a possibility یہ بعد میں بیٹھ جائیں، اللہ کرے بیٹھ جائیں، لیکن یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کو آپ چینج کر دیں، اس کو آپ کریں بارٹر آف ڈیموکریسی، کیونکہ آج آپ کی جو پالیٹکس ہے یہ بارٹرنگ، یہ چارٹر نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے پہلے پی سی او جسٹس کا کیا کہا، اس کی آبجیکشن اس نے اٹھائی تھی، کیا نام ہے اس کا، صاحب حسین نے، اور اس کے بعد پھر سارے بہتر بہتر ہو گئے۔ تو زرداری صاحب صحیح کہتے ہیں، کیا چارٹر ہے، بارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرو یار۔ So the question is کہ جب آپ اس لائن پہ چڑھ گئے نا، اس پٹری کے اوپر، تو آپ کے اندر ڈیموکریسی نہیں آ سکتی۔ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں ڈیموکریسی کیا ہے کہ آپ کا احترام کرتے ہیں، ڈیموکریسی از ٹو لیو اینڈ لیٹ لیو، ہمارے لیو نہیں ہے، نہ لیٹ لیو ہے۔
آپ روڈ پہ چلے جائیں. ہم تو حکومتوں کو یا اداروں کو گالیاں نکالتے ہیں. آپ اپنے کردار کو دیکھو, آپ کے اندر جمہوریت ہے؟ جس طرح جس طرح روڈوں پہ آپ گاڑیاں چلاتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا فکر رکھا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں, بارٹر آف ڈیموکریسی. جی اسرار رانا صاحب, آپ کی باٹم لائن کیا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہیں ایک نئے انتخابات کی وجہ بنیں گے, اور یہ انتخابات ایک نیا عدم استحکام لے کے آئیں گے. یہ پاکستان کا سیاسی استحکام ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ مزید بڑھانے کے لیے. اور اگر آپ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ باقیوں کو بھی نظر آنا چاہیے. ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. پاکستان بہت مشکلات کا شکار ہے, معاشی مشکلات ہیں, پھر ہمارے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم ایرریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں, پھر ہمارے دہشت گردی قابو نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی اناؤں کے خول سے باہر نکل کے پاکستان کے لیے سوچیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری سیاست قیادت بظاہر بڑی بڑی نظر آتی ہے. ہمارے فنکار میڈیا کے انہیں بہت بڑا ہیرو بناتے ہیں, اندر سے وہ چھوٹے چھوٹے بونے ہیں اور ان کی لمبی لمبی ٹوپیاں ہیں, ناک پہ لال رنگ کے گول نشان ہیں, ہم وہ چھپا لیتے ہیں. ہمیں جو دانشور ہے اس کو بھی اپنے ذاتی مفادات سے باہر نکل کے پاکستان کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی, پاکستان کی بات کرنی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا اسرار رانا صاحب, پی جے میر صاحب, عامر الیاس رانا صاحب. آپ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. خلاصہ اسی کا یہی ہے کہ الیکشن تک تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو کرنا ہے الیکشن کے بعد کرنا ہے, اور الیکشن کے بعد بڑے خدشات ہیں. خیال یہ ہے کہ مل بیٹھ کے کچھ کر لیں تو بہتری پیدا ہو جائے گی, لیکن یہ بھی مشکل نظر آتا ہے. وہی خلاصہ کے بڑے خطرات ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان ان خطرات پہ قابو پا لے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.